अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और आपका जो एंट्री टेस्ट है उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है, आज की हम अपनी इस क्लास में आप लोगों का फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आज चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, चाहे आप फेडरल बोर्ड से हों, पंजाब बोर्ड से हों या आप कराची बोर्ड से हों, तो आपकी जो बुक्स हैं इसमें ये जो ग्रेविटेशन का टॉपिक है, इसके जो कुछ टॉपिक्स हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे मौजूद हैं। तो आपको जो है, अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं या पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है ये डिफरेंट प्लेसेस पे आपको इसका कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कराची बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो कराची बोर्ड की पुरानी फिजिक्स की बुक थी उसमें फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर नंबर 6 था ग्रेविटेशन के नाम से, लेकिन जो अब बुक चेंज हुई है तो उसमें जो है ये चैप्टर नहीं है। जब आपकी फर्स्ट ईयर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी जब बुक चेंज होगी, सेकंड ईयर में जब वो आएंगे उनकी सेकंड ईयर की बुक होगी, तो उसमें ग्रेविटेशन का टॉपिक आ रहा होगा, तो आप ये चैप्टर उसमें पढ़ रहे होंगे। अभी जो है हम ईकेट पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जो है, जैसा कि आप सबको पता है कि एक लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों के एंट्री टेस्ट बहुत करीब है, तो हम इसके जो की पॉइंट्स हैं उसको आज समझ रहे होंगे, ताकि जो है आप उन की पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ लें। जब आपके पास एमसीक्यू आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लें। स्टूडेंट्स, आज जो है हम 6 से 7 फार्मूलाज को सीखेंगे। उन फार्मूलाज को अगर हमने सीख लिया तो हमारे पास इस चैप्टर से, इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर रहे होंगे अपने एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें जो है उन फार्मूलाज को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। ओके, इसके साथ साथ जो है स्टूडेंट्स, हम जो है एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर लेंगे। चलें स्टूडेंट्स, मैं जो हूँ अब आपको सबसे पहले चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, ताकि जो है ना फिर हमें अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आ जाएं। सबसे पहले हम एक शॉर्ट इंट्रो ले लेते हैं चैप्टर का। ओके सो स्टूडेंट्स, हमें पता है हमारे पास नेचुरल फोर्सेस कितने किस्म की होती हैं भाई। स्टूडेंट्स, हमें ये पता है जो हमारे पास नेचुरल फोर्सेस होती हैं। स्टूडेंट्स, नोट्स भी बनाते रहिए अच्छी तरीके से, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। भाई देखिए, नेचुरल फोर्सेस, हमारे पास जो नेचुरल फोर्सेस होती हैं वो कितने किस्म की होती हैं भाई। हमें ये पता है जो हमारे पास नेचुरल फोर्सेस होती हैं उसमें जो हमारे पास फोर्सेस के नाम होते हैं भाई, एक फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इसके साथ साथ कौन सी फोर्स होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। और कौन सी भाई फोर्स होती है, जरा बताइए कौन सी फोर्स होती है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। न्यूक्लियर फोर्स भी तो होती है ना हमारे पास, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसी तरीके से आपके पास फोर्सेस हो रही होती हैं, लेकिन नेचुरल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास इस किस्म की फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो हमारे चैप्टर का नाम है, जो कि हमारा टॉपिक है, हमें किससे कंसर्न है, हमारा किससे कंसर्न है, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से कंसर्न है। हम इस पूरे चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। ओके भाई, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है जब हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड नाम था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कुछ बोर्ड में नाम है इसका। जो कराची बोर्ड की न्यू बुक है उसमें उसका चैप्टर का नाम चेंज हो गया, उसका नाम रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास जो कराची बोर्ड है उसमें तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम है इसका। तो घबराइएगा नहीं, चैप्टर्स का नाम चेंज होता है, टॉपिक्स एक आध चेंज हो जाते हैं। अच्छा, तो हमें पता था कि हमारे पास, जब हमने पढ़ा था, तो हमारे पास दो चार्जेस की फोर्स होती थी। जो कि हमारे पास दो चार्जेस की फोर्स होती थी, हम उसे क्या नाम देते थे भाई, हम उसे नाम देते थे कूलम फोर्स का। हम उसे नाम देते थे कूलम फोर्स का। अभी जो कूलम की जो फोर्स होती थी, जो दो चार्जेस के दरमियान होती थी, ये दो चार्जेस के दरमियान होती थी, ये क्या होती थी, ये अट्रैक्टिव भी होती थी और रिपल्सिव भी होती थी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, जो न्यूटन भाई साहब थे, न्यूटन भाई साहब ने क्या कहा था, एवरीबॉडी, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्लास 9 में भी पढ़ा है, अभी दोबारा रिवाइज कर लें। एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई ये क्या बात कह रहा हूं मैं, न्यूटन ने कहा था ना न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, क्या है उसमें, उसमें ये है, उन्होंने ये कहा था एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, दुनिया की हर बॉडी एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मासेस के, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के। तभी तो हमारे पास फॉर्मूला बना था उसके स्क्वायर के,
हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था भाई, देखें यही बना था ना, F इज इक्वल टू जी, कॉन्स्टेंट आ रहा था ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला बना था हमारे पास। चलिए भाई रिवाइज भी कर लिया। अच्छा, ये बताने का मकसद क्यों है भाई, क्यों बता रहा हूँ आपको, बताने का मकसद स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास ये जो फोर्स है ना, ये एक बहुत ही वीक फोर्स होती है। क्या होती है, वीक फोर्स होती है। क्या होती है, वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स। भाई ये आपको याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। भाई क्यों आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप उसको क्या कहेंगे भाई, देखें ये जो फोर्स है, अगर हम इस डेफिनेशन को देखें, डेफिनेशन को देख के तो ये हमें यही पता चलता है कि भाई ये एक बॉडी है। जैसे सपोज करें हमारे पास जो है एक ये बॉडी है, एक ये पेन है और एक ये और पेन है मेरे पास। तो ये दो पेन है मेरे पास। अब ये जो पेन है ये जा रहे हैं तो ये वाली बॉडी भी अट्रैक्ट कर रही है, ऐसे ये वाली बॉडी भी इस वाली बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। तो इनको तो दोनों करीब आ जाना चाहिए भाई, क्योंकि एक दूसरे की फोर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। क्यों नहीं करीब आते भाई, जो फोर्स को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो एक बहुत ही वीक फोर्स होती है। इसको आप अपनी बॉडीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो भाई ये जो फोर्स होती है वो वीक फोर्स होती है। समझ आया आपको? यस, समझ आ गया होगा। अच्छा, क्योंकि जो है हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ईकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करेंगे, इसके बाद जो है हम फॉर्मूलाज पे आगे मूव कर जाएंगे। अच्छा जी, तो अच्छा हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ा था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, नोट्स इसी तरीके से बनाया करें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा था भाई, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वह क्या होता है, आपने अलग अलग ट्रिक्स से याद किया होगा, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इस तरीके से याद करा होगा ना आपने। इससे आर ई को कहते हैं हम रेडियस ऑफ अर्थ, और ये जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, एम जो होता है वो मास ऑफ अर्थ होता है, मैस ऑफ अर्थ होता है। ओके भाई, तो इस तरीके से हम इसे याद कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के। ओके, तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, ऊपर बता दिया, तो ये आप याद रख लीजिए। ओके, तो अब जो है हम स्टूडेंट्स कुछ नस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं नस के लिए आपको बात करूँ, कि नस वाले बच्चे भी हमारा लेक्चर देख रहे होते हैं और एनईडी में भी कुछ फेडरल बोर्ड की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप ये याद रखें भाई, जो हमारे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, जो एवरेज डेंसिटी है ना आपके पास, जो एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ है, क्या है भाई, नस्ट और एनईडी वाले ये याद रखें, जो हमारे पास एवरेज डेंसिटी है ना, एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, वो क्या है भाई, उसके लिए एक एग्जाम के लिए याद रखें किस फॉर्मूले से निकलती है भाई, वो इस फॉर्मूले से निकल रही होती है। आप इसको यू भी कहते हैं, इसको आप रॉ भी कह सकते हैं, एम ई अपॉन वी। सही है भाई, इसको इस तरीके से हम याद कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास वी है बेसिकली ये क्या है भाई, क्योंकि अर्थ को हम एज अ राउंड एज अ स्फीयर कंसीडर कर रहे होते हैं, तो ये जो वी है इसका ये क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया, क्या बनता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास ये आर ई रेडियस ऑफ अर्थ होता है, इस तरीके से हम याद कर रहे होते हैं। अच्छा, नस वाले इसकी वैल्यू भी याद रखें भाई, क्योंकि कुछ वैल्यूज पूछी जाती हैं जो कि इसकी वैल्यू निकल कर आती है, वो वैल्यू क्या निकल कर आ रही होती है 5.5 एक्सपोनेंट 3 kg, और अगर हमें यूनिट निकालना है तो वो इजीली निकल जाएगा मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास जो एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ है उसका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है। तो ये आपको ये याद रखना है। ओके, एनईडी वाले भी इसको याद रखें, मैंने आपको बता दिया ये। नेक्स्ट जो है अब हम दूसरे टॉपिक को देख लेते हैं भाई। अच्छा, वेरिएशन स्टूडेंट्स, हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ही पता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है इसकी जो वैल्यू होती है इसमें वेरिएशन आती है भाई। इसमें क्या आती है, वेरिएशन आ रही होती है। तो वेरिएशन जब आती है हमारे पास तो इसमें कुछ केसेस भी आ रहे होते हैं हमारे पास, तो उनको हमें देखना है भाई। वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन आ रही है, वेरिएशन इन जी विथ हाइट और अल्टीट्यूड, ये वाला केस हमें याद रखना है स्टूडेंट्स। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई, इसके फॉर्मूलाज आपसे पूछ ले जाते हैं, मैं आपको फालतू में नहीं पढ़ा रहा भाई, इसके फॉर्मूलाज आपसे पूछ ले जाते हैं, तो आपको याद रखना है। द वैल्यू ऑफ जी एट डिस्टेंस, स्टूडेंट्स याद रखें, वैल्यू ऑफ जी एट डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस आप याद रख सकते हैं। जी इज इक्वल टू से हम जी प्राइम कहते हैं, जी 1 - 2h अपॉन आर ई।
इसे हम कह रहे होते हैं। स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूलाज हैं, जब आप ये वाले फॉर्मूलाज जब एमसीक्यूज में अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इन्हीं फॉर्मूलाज को हम टैकल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं, वो आगे अभी हम सीखेंगे। अच्छा, तो ये याद रखें, जो वैल्यू ऑफ जी है डिक्रीज होती है इंक्रीज ऑफ हाइट के साथ साथ। अगर मैं हाइट को इंक्रीज कर रहा हूँ तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज होगी, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी। अगर मैं हाइट पे जा रहा हूँ, ये हाइट है और ये डिक्रीज हो जाएगी भाई, सही है भाई। तो याद रखें, जी जो है आपके पास, जी डिक्रीज होता है विद डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ हाइट। हाइट के बढ़ने से आपकी जो जी की वैल्यू होती है वो आपके पास डिक्रीज हो रही होती है। इसी तरह आप याद रखें वेरिएशन इन जी, वेरिएशन ऑफ जी, ये याद रखें, ये केस याद रखें एक, और एक ये केस याद रखें, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। तो ये डेप्थ का केस है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें भी वही हो रहा होता है, जो आपकी जो जी की वैल्यू होती है उसको अगर हमें निकालना है तो ये जी टाइम्स 1 माइनस डी अपॉन आर, ये जो डी है ये डेप्थ आ जाती है आपके पास, कितना डेप्थ है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर फॉर्मूला याद रखना है तो अगर हाइट का केस है, ऑल्टीट्यूड का केस है तो 2h आता है माइनस अगेन, और ये जो डी की वैल्यू है इसमें भी आपके 2h की जगह जस्ट रिप्लेस हो जाता है, डेप्थ वाले केस में डी आ जाता है। ओके, अच्छा, अगेन इसमें भी आपकी जो जी की वैल्यू है डिक्रीज हो रही होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, इसको ये प्राइम कर दिया मैंने, डिक्रीज विथ डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखिए, ये जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब जब सरफेस ऑफ अर्थ है हमारे पास, उससे वैल्यू जब नीचे जा रहे हैं हम, तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, होते होते क्या होता है भाई, क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट आता है, जो हमारे पास सेंटर आता है, यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है भाई, जी की वैल्यू हो जाती है 0। तो बहुत ही मशहूर ज़माना एमसीक्यू, बार बार पूछी जाती है, ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होती है भाई, एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो जाती है भाई, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, 0 हो जाती है। सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी विल बिकम 0 हो जाती है भाई। तो ये याद रखें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमने ये 2 केसेस याद रख लिए। अब जो है हम कुछ केसेस पढ़ेंगे ताकि जब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करें रियल लाइफ में तो हमें पता चले भाई एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं। तो हम जो है अब एमसीक्यूज के जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूलाज हैं उनको पहले सीख लेते हैं, फिर हम एमसीक्यूज को भी करना सीख जाएंगे। जब हमने ये सीख लेंगे चीज़ें तो हमारा ऑफिशियली चैप्टर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। ओके, जस्ट फार्मूलाज अप्लाई करने होते हैं। हमने ये वाला फार्मूला सीख लिया, ये वाला फार्मूला सीख लिया, ऊपर जो है हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी फार्मूला सीख लिया, और जो है एक और फार्मूला सीखा था, वो क्या सीखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इतने ज़्यादा फार्मूलाज अप्लाई नहीं हो रहे होते, 1-2 केस स्कॉर देख लेंगे, एमसीक्यूज को देख लेंगे ताकि इजीली समझ आ जाए। चलिए भाई, अब जो है हम फार्मूलाज पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये केसेस हैं कुछ, आपको ये याद रखने हैं। क्या है भाई, ये केसेस हैं, आपको इनको याद रखना है भाई, इनको याद रखें। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, इस तरीके से याद रख सकते हैं। हम जो है अब कुछ इस तरीके से इसको देखते हैं भाई। केस नंबर 1 क्या है भाई हमारे पास, केस नंबर 1 याद रखें, डिस्टेंस, सॉरी पहले इस तरीके से याद रख लें, ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ अगर आपको कभी भी निकालनी है, अब इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि आपकी जो कोई भी बॉडी है उसको वो क्या किया भाई, उसने जो है डिस्टेंस कवर करा आर ई टाइम्स, सही है, उसने डिस्टेंस कवर करा, उसका रेडियस जो है वो इतना हो रहा है, हाफ हो रहा है, डबल हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, थ्राइस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है रेडियस। आपसे वो पूछ रहा है जी की वैल्यू, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको जस्ट एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला लगाना है। आपको एमसीक्यूज भी दिखाऊंगा, अब इसको देखें। तो अगर आपको जी की वैल्यू निकालनी है एट सम हाइट,
अबव द सरफेस ऑफ अर्थ का जिक्र हो रहा है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ का क्या हो रहा है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ आर ई, कोफिशिएंट ऑफ आर ई का स्क्वायर कर देंगे आप, और इसको इस पूरे ब्रैकेट को बाद में जी से मल्टीप्लाई करा रहे होंगे भाई। ये जी क्या है, ये ग्रेविटी ऑन अर्थ है, ग्रेविटी ऑन अर्थ जिसकी वैल्यू आप सबको पता है 9.8 होती है। तो मैंने आपको क्यों बताया भाई, देखिए आपके पास कोई भी एमसीक्यू आई उसमें आपसे जस्ट ये पूछा गया कि आप बताइए द वैल्यू ऑफ जी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी एट सम हाइट, द वैल्यू ऑफ जी एट ऑल्टीट्यूड। इन तीन ऑप्शंस में से कोई इन तीन वर्ड्स को यूज कर सकता है। ये बताइए, इफ अ बॉडी कवर्स सम आर ई वैल्यू आर टाइम्स, सही है, इस तरीके से बोल देगा। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है इजीली एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। इसके बरक्स अगर आप जो है आप वो पुराना वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें आपको हाइट निकालनी होगी, कंपेयरिंग करनी होगी, चीज़ों को कंपेयर करना होगा। जो आर एच वाला फॉर्मूला है जो कि हमने सीखा पीछे, तो 2h जिसमें आ रहा होता है, तो वाला फॉर्मूला सीखा हमने, उसमें भी आपको बहुत टाइम लगेगा, उसमें आपको हाइट तो गिवन नहीं होगी, तो हाइट निकालनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला क्या है भाई, ये फॉर्मूला है, इसको लगाइए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अभी हम अप्लाई भी करके देखेंगे फॉर्मूलाज को एक साथ। नेक्स्ट देखें भाई फॉर्मूला, नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस ये है कि बताइए हमें वेट ऑन द अदर प्लेनेट, आपको बताना है भाई वेट ऑन द अदर प्लेनेट, बताइए वेट ऑन अदर प्लेनेट। तो आप वेट ऑन अदर प्लेनेट कैसे बताएंगे भाई, वेट ऑन अदर प्लेनेट के लिए आप एक और फॉर्मूला लगाते हैं भाई, वो लगाइए। अच्छा जी, वही फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इसी का अपोजिट कर देंगे, बस यहाँ पे जी की जगह डब्ल्यू आ रहा होगा भाई, जी की जगह डब्ल्यू बता दिया, वेट ऑन अदर प्लेनेट। ओके, देखिए जब हाइट पे जाएगा तो दूसरा ही प्लेनेट आएगा ना आपके पास, ऑन अदर प्लेनेट। तो वेट ऑन अदर प्लेनेट के लिए फॉर्मूला बना लीजिए भाई, क्या बना है, 1/1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ आर ई। अभी कोफिशिएंट ऑफ आर ई पता है ना स्टूडेंट्स, आपको बताता हूँ अभी, सॉरी बताना भूल गया मैं आप लोगों को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा। वेट ऑन अर्थ, सही है। तो देखें भाई कोफिशिएंट ऑफ आर ई का मतलब ये है, सपोज करें मेरे पास आर ई लिखा, वो कह रहा है आर ई जो है ना, मेरे पास आर ई की जो वैल्यू है वो हाफ हो रही है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या बना, हाफ बना। इसी तरह अगर आर ई की वैल्यू थ्राइस हो रही है तो आर ई का कोफिशिएंट क्या बना, आपके पास 3 टाइम्स बना। कोफिशिएंट कैसे कहते हैं, अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, अगर मेरे पास 3x² लिखा हुआ है तो इस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा, तो इसे हम कोफिशिएंट कह रहे होते हैं। समझ आ गया, ओके। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट फॉर्मूला, ये आपने सीख लिया वेट ऑन अदर प्लेनेट। आपसे अगेन वही कहा जाएगा कि इस बंदे का वेट जो है, कोई भी एक बंदा है उसका वेट जो है वो अर्थ पे इतना है, और वो इतना इतना रेडियस कवर करके, इतना डिस्टेंस कवर करके जो है वो दूसरे प्लेनेट पे चला गया। तो अब बताइए कि भाई उसका जो वेट है उस दूसरे प्लेनेट पे कितना होगा, तो आपको बताना होगा। समझ आया, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लें भाई, नेक्स्ट फॉर्मूला ये है ग्रेविटी ऑन अदर प्लेनेट। ये था वेट ऑन अदर प्लेनेट, और अब याद रखें ग्रेविटी ऑन अदर प्लेनेट। तो भाई ये याद रखें स्टूडेंट्स, बच्चे जो हैं इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ये वाले फॉर्मूले को और ये वाले फॉर्मूले को मिक्स कर देते हैं, आपको मिक्स नहीं करना। क्या होता है भाई, 1/, ओके, मास टाइम्स लिख देते हैं, पहले आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, मास टाइम्स आर और डी का स्क्वायर। ये आर और डी क्या है भाई, डेप्थ, इसको हम वो भी कह सकते हैं डायमीटर, डेप्थ वगैरह, और आर तो आपको पता है रेडियस कहते हैं हम, कितना टाइम्स में रेडियस कवर करें, मल्टीप्लाई बाय जी ई, इसको हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं। तो ये आपको मास टाइम्स वो कहेगा। अब इसकी एमसीक्यू अगर हम देखें तो एमसीक्यू में आपसे क्या कहेगा कि बताइए ग्रेविटी, बताइए दूसरे प्लेनेट पे कितनी ग्रेविटी होगी अगर जो है आपकी बॉडी जो है वो इतना रेडियस, इतना डिस्टेंस कवर करके जो है वो जा रही है। तो आपको जो है वो ग्रेविटी ऑन अदर प्लेनेट इस तरीके से निकालना है। वो आपसे कहता है कि ग्रेविटी जुपिटर पे बताइए, मून पे बताइए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला निकालना है। आपको मास दिया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि उसका जो मास है दूसरे प्लेनेट का वो अर्थ से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। अगर 6 टाइम्स कहेगा तो आप यहाँ पे 6 पुट करेंगे, अगर वो 9 टाइम्स बोलेगा तो आप 9 टाइम्स पुट करेंगे। समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स आपको, आप लोग तमाम स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इतना तो आना चाहिए। तो आपको ये बताएगा, इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई कितना मास बढ़ रहा है। अगर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपको कभी ना दे मास, ओके, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है कि वो आपको मास दे रहा है, कितने टाइम्स आपका मास बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो यहाँ पुट करेंगे।
आर की वैल्यू भी वो आपको देगा। आर की वैल्यू कितना रेडियस अर्थ से हाफ हो रहा है, बढ़ रहा है, वो भी आपको यहाँ पुट करना होगा। हाँ, आपको ये ग्रेविटी ऑन अर्थ की वैल्यू नहीं देगा भाई, वो तो आपको याद होनी चाहिए, 9.8 होती है। ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एमसीक्यू सॉरी, इसको हम देखते हैं भाई पार्ट नंबर 4 को। डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ याद रखना है। डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ याद रखना है भाई। मतलब क्या है, आपकी कोई भी बॉडी है, वो उसकी जो ग्रेविटी है वो इतने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो आपको डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ निकालना। आपकी बॉडी जो है, अब ग्रेविटी थोड़ी पूछ रहा है, वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डी, तो आपसे डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ निकालना है। तो आप क्या काम करेंगे, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ जीई करेंगे। जीई का मतलब है कि आपको जी की वैल्यू दी जाएगी, वो कहेगा कि आपकी जो वैल्यू है ना, वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल वैल्यू है उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ रही है या 9 टाइम्स, कुछ भी सम टाइम्स बढ़ रही है, तो आप यहाँ पे उसका कोफिशिएंट पुट करेंगे और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करा रहे होंगे आर ई से। ओके, इस तरीके से करेंगे। पार्ट 5 को देखते हैं। तो पार्ट 5 भाई हमारे पास क्या है, इसको भी याद रख लीजिए भाई। ये क्या है कि अगर हमारे पास हमें वेट निकालने का कहा जाए भाई, क्या एक बहुत ही मशहूर ज़माना एमसीक्यू है, वो भी हम सॉल्व भी करेंगे। तो अगर वो हमसे ये कह रहा है कि आप जो है ना, वो बताइए भाई किस चीज़ की वैल्यू, वो आप बताइए वेट की वैल्यू। इस एमसीक्यू को भी देख लेते हैं, फिर उससे हमें अच्छी तरीके से पता समझ आ जाएगा। हमें बताइए वेट की वैल्यू, वेट की वैल्यू, वेट फ्रॉम द सरफेस of earth, weight from the surface of earth at some distance भी कह सकते हैं आप इसको। तो भाई इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें हम सिंपल जस्ट एक फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ पे हम क्या लगा रहे होते हैं भाई, W इज इक्वल टू 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ आर ई, और यहाँ पे हम वेट ऑन अर्थ पुट कर देते हैं। मतलब क्या है भाई, वेट ऑन अर्थ पुट करते हैं। अच्छा, ये क्या है, ऑन अदर प्लेनेट वाला केस है, मिक्स ना करेगा। वेट ऑन अदर प्लेनेट है, यहाँ पे वेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है एट एनी डिस्टेंस। ओके, तो ये क्या करेंगे फिर, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ आर ई करेंगे। आर ई आपको पता है कि अर्थ की जो रेडियस है उससे इतना टाइम्स बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फिर जो है आप वेट जो होता है वो रियल पुट कर देंगे, जो कि अर्थ वाला होता है। ओके, तो अब जो है आपने कहा भाई सर हमने तो ये वाले केसेस सीख लिया, अब आप एमसीक्यू भी तो सॉल्व करके बताइए कि हम लोग एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू भाई हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक केस पहले और पढ़ ले स्टूडेंट्स, ताकि जो है ना फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करें। एक केस और सीख लीजिए, एक केस और सीख लेते हैं पहले हम लोग। सॉरी, 2 केसेस से इंटरलिंक करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट हाइट h निकालनी है। अगर आपको कभी भी हाइट निकालनी है ना, हाइट अगर आपको सरफेस ऑफ अर्थ से निकालनी है, तो आप क्या लगाएंगे, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ जीई ग्रेविटी और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, और उसको मल्टीप्लाई करा रहे होंगे आप रेडियस ऑफ अर्थ से। आपको ये डिस्टेंस हाइट निकालनी है, कभी भी हाइट निकालनी है, या कभी भी आपको डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ निकालना है। इसी तरह आपको सेंटर ऑफ अर्थ, अगर आपको कभी भी सेंटर का वर्ड आ जाए, सेंटर ऑफ अर्थ से कभी भी आपको डिस्टेंस निकालना है, सेंटर ऑफ अर्थ से आपको रेडियस या आपको हाइट निकालनी है, इससे हम डिस्टेंस कह रहे होते हैं। तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जीई, कोफिशिएंट ऑफ जीई मल्टीप्लाई बाय आर ई। ये रेसिप्रोकल का मतलब क्या है भाई, ये देखें भाई, ये मेरे पास मेरे पास ये जो है, ये मेरे पास केमिस्ट्री के नोट्स हैं, आप उसको सही से नहीं देखें, आपके रिलेटेड नहीं है ये। 1/2, तो भाई ये 1/2 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये 2 बन जाएगा, 2/1। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2 का, 2/1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उलट होता है। अगर ये 1/3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3 बन जाएगा। अगर ये 3 लिखा हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 1/3 बन जाएगा। इसके सम से रेसिप्रोकल ले रहे होते हैं। तो अगर आपको कभी भी सेंटर ऑफ द अर्थ का वर्ड आ जाए, अर्थ के सेंटर से आपको डिस्टेंस लेना है, हाइट लेनी है, तो आप रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जीई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं आर ई से, और अंडर रूट ले लेते हैं उस दोनों का मल्टीप्लाई करा के। चलिए जी, अब देखते हैं हम लोग एमसीक्यू को। एमसीक्यू क्या है भाई, एमसीक्यू को देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है
कुछ एमसीक्यूज हैं। स्टार्टिंग के एमसीक्यूज देख लें भाई, बहुत ही इजी एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास पार्टिकल इज डबल्ड एंड देयर मासेस आर आल्सो डबल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट्स ये सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व होगा। पहले वीडियो को पॉज करें, अपने दिमाग में सोचें कि भाई मैंने अभी पढ़ा है तो आंसर क्या होना चाहिए। इसके ऊपर कोई केस अप्लाई करूँ मैं? नहीं भाई, बहुत ही आसान सा केस है यार। डिस्टेंस बिटवीन द टू मास पार्टिकल्स इज डबल्ड and their masses are also doubled then the gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स की। इसका मतलब ये है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। तो वो कह रहे हैं मासेस जो है ना वो डबल्ड हो गए। देखिए कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास पार्टिकल इज डबल्ड, डिस्टेंस का मतलब क्या है, मुझे जो नीचे आर वाला फैक्टर है ना वो डबल्ड हो रहा है। ओके भाई, डबल हो गया, सही है। अब इसका मतलब ये इनको दोनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर होता है। डबल्ड हो गया तो ये 2r स्क्वायर हो गया। इसी तरह वो कह रहा है एंड देयर मासेस आर आल्सो डबल, मासेस भी डबल हो रहे हैं भाई। तो ये 2 टाइम 2m बन गया, इसी तरह ये भी 2m बन गया। अब क्या काम करूं मैं, इन 2 को मल्टीप्लाई करा देता हूं तो ये 4 बन जाएगा और बाहर निकाल लेता हूं तो ये gm1 m2 बन गया। नीचे क्या हुआ भाई, 2 2 4 बन गया और 4r स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल। तो ये अगेन वही वाला फॉर्मूला g इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू फोर्स। सो इट विल रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। क्या बनेगा भाई, रिमेन्स सेम। तो इस तरीके से हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होते हैं। मैंने एक एमसीक्यू को आपको इसलिए सॉल्व करके दिखाया ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आए तो आप इजीली सॉल्व कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फोर्सेस इन नेचर इज द वीकेस्ट। तो वीकेस्ट फोर्स कौन सी होती है स्टूडेंट्स, जो है याद रखें ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने आपको बताया कि वीक फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर आप आंसर मार्क करके आगे बढ़ेंगे। तो और स्टूडेंट्स ये भी याद रखें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना ये अट्रैक्टिव फोर्स है, नॉट अ रिपल्सिव फोर्स। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6.67 एक्सपोनेंट -11 होती है। तो स्टूडेंट्स अगेन ये भाई बहुत ही आसान से एमसीक्यूज हैं, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम जो है यहाँ पे एमसीक्यू को देखते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 8 को देखें। एमसीक्यू नंबर 8 में क्या करना है, द मास ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। तो डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन भाई इसको अरेंज किया है, मास ऑफ अर्थ को हमने जस्ट अरेंज किया है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। इसको अरेंज करें, मास ऑफ अर्थ निकालना है तो अरेंज करेंगे तो भाई क्या बनेगा, मास ऑफ अर्थ, ओके, आर ई का स्क्वायर, ओके, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है जी से और नीचे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत ही आसान। अब जो है हमने केसेस सीखे हैं वो वाले एमसीक्यूज फाइनली आ चुके हैं, तो अब देखते हैं भाई। अ बॉडी वेट 100 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स वेट एट डेप्थ इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। इस स्टूडेंट्स आपको वो कह रहा है कि जो बॉडी है एक, उसका वेट 100 न्यूटन है अर्थ पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे। इट्स वेट एट डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। वो कह रहा है कि जो इसका जो वेट है ना वो हो जाए, वो आपको आर ई की बेसिकली वैल्यू दे रहा है। वो आपको बेसिकली कह रहा है वेट एट डेप्थ आप बताइए जब उसका जो रेडियस है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाए। भाई क्या हो जाए, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब आर ई की जो वैल्यू है वो आपको दे रहा है, आर ई की जो वैल्यू है वो आपको क्या दे रहा है, हाफ दे रहा है। तो आप क्या काम करेंगे, हमने फॉर्मूला सीखा, अगर कभी भी हमें वेट निकालना है सरफेस ऑफ अर्थ से एट डेप्थ और कभी भी कोई केस आए तो हम क्या काम करते हैं, अभी हमने सीखा फॉर्मूला में, अभी हमने सीखा 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ आर ई मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वेट, जो कि वेट उसका अर्थ पे होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ आर ई, आर की वैल्यू कह रहे हैं हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, हाफ का वर्ड आ गया तो हाफ लगा दिया, यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, 1 माइनस 1/2। अर्थ पे उसका वेट कितना है, 100 है तो 100 पुट कर दिया। अब 1 माइनस 1/2 करें। इस सॉल्यूशन को मत देखिएगा भाई, सॉल्व ही करवा देता हूँ, आप लोग दूसरे सॉल्यूशन को देखना शुरू हो जाएंगे। 1 माइनस 1/2 करें, 1 माइनस 1/2 करें तो 1 माइनस, नस वाले बच्चे सीख लीजिए, एनईडी वाले तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 1/2 करें तो 2 1 2 हो जाएगा। ओके जी भाई, ये बन गया 2 1 2 हो गया। नीचे क्या आ रहा है 2 माइनस 1 तो ये बन गया। ओके, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये क्या बनेगा भाई 50 बन रहा होगा। तो आप इसको कर लीजिए, 2 में से 1 निकाला 1 बचा तो ये 1/2 और 2 1 2 250 सा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम अप्लाई कर रहे होंगे, कितने आसान एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स, समझे आप लोग, बहुत ही आसान स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें तो इफ द मास ऑफ द अर्थ बिकम 4 टाइम्स इन द वैल्यू ऑफ जी। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है
कि जो ग्रेविटेशनल जो कि जी की वैल्यू है, जो हमने ये वाला फॉर्मूला सीखा था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, उसमें जो था फॉर्मूला था वो जी इज इक्वल टू जी एम ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये हमने फॉर्मूला सीखा था, तो ये जो जी जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है मास के ऊपर, जितना ये बढ़ेगी वैल्यू उतना ये बढ़ेगी। तो इसमें से इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4 टाइम्स का जिक्र हो रहा है तो आप 4 टाइम्स मार करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके के एमसीक्यूज हैं वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू नंबर अगर हम 31 को देखें तो 31 में क्या है भाई, द आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड इन अ सैटेलाइट टू ओवरकम द स्टेट ऑफ द वेटलेसनेस। हम जो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि हमारे पास जो स्पेस होती है वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर जो है ना एस्ट्रोनॉट्स आर्टिफिशियल ग्रेविटी को क्रिएट करते हैं बाय रोटेटिंग द सैटेलाइट अगेंस्ट इट्स ओन एक्सिस। उसकी ओन एक्सिस में जो है वो उसको सैटेलाइट को उसकी ओन एक्सिस में रोटेट करते हैं, उसको घुमाते हैं, ताकि जो है आपकी आपकी जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है वो क्रिएट हो सके। ओके अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स, अगर मैं केस की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, देखें एमसीक्यू नंबर 28 है और ये काफ़ी अच्छी एमसीक्यू है, इसमें भी हम एक केस इस्तेमाल कर रहे होंगे। और यहाँ पे वो कह रहा है इफ़ जी इज़ द acceleration due to gravity on the surface of earth, okay, then the value of g acceleration due to gravity at height h। जैसे ही मैंने at height h का देखा मेरे दिमाग में सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया। जो r की वैल्यू है वो r/2 हो रही है, ओके, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके भाई, तो यहाँ पे आपको जो है मुझे मेरा फॉर्मूला याद आया, जैसे आपने शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला सीखा था मुझसे, एट हाइट h ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट हाइट h कोफिशिएंट ऑफ आर ई दिया गया है भाई, कहाँ दिया गया है, r/2। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, 1/2। r को अलग लिखूंगा ना भाई, r को अलग लिखूंगा, r को तो अलग लिखूंगा तो ये 1/2 होगा, तो यहाँ पे मैंने तभी 1/2 लिख दिया। ओके भाई, 1/2 लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय जी ई। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करूंगा 1/1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ आर ई। देख लेते हैं भाई सॉल्व करके, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, जी एच इज इक्वल टू एट हाइट एच। यहाँ पे मुझसे क्या कहा है, 1/1 प्लस 1/2। ओके, इसका स्क्वायर कर देंगे और जी ई जो कि ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे है, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा होगा। अब देखें भाई, यहाँ पे बन गया 1 और ये इसको नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो ये 2 बन जाएगा, 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी ई, ये हो गया। अब ये क्या बन रहा है, 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। भाई देखें, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 बनेगा नहीं हमारे पास, सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 9/4 बनेगा। अब देखें ऑप्शंस को, अब इसका क्या रेसिप्रोकल लेना बनता है, यस इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 4/9। अब देखें जी की वैल्यू जो है इन्होंने यूज़ नहीं करी फॉर्मूले में, जी की वैल्यू इन्होंने फॉर्मूले में यूज़ नहीं करी, तो हम डायरेक्ट जी लिख देंगे। ये जो हमारे पास ग्रेविटी ऑन अर्थ है ना, डायरेक्ट इसको डायरेक्ट ही लिख देंगे, जी को साथ लिख देंगे 4/9 के साथ। अगर वो हमसे इसकी 9/8 जो अगर वैल्यू पुट करता तो हम फिर आंसर को अपना सेटिस्फाई कर रहे होते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये याद रखें, द टाइड्स द वाटर इन द सी रफली इन अ डे। तो स्टूडेंट्स ये बुक लाइन है, ट्वाइस होता है इसका आंसर। द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ जी, एमसीक्यू नंबर 25 को देखें तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी एमसीक्यूज हैं, इनको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। लास्ट एमसीक्यू जो है हम उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी का केस देखेंगे और ये फिर हमारा चैप्टर इजीली खत्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छा लास्ट में एक केस और देखेंगे, एक केस और देख लेंगे, फिर जो है हम उसको चैप्टर को खत्म करेंगे। एमसीक्यू नंबर 23 क्या है भाई, द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 मीटर, इट्स लेंथ on the surface of moon where g is 1/6, okay, the value of g on the surface of earth is। स्टूडेंट्स देखिए, हमें फॉर्मूला पता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, और वो क्या होता है भाई, देखिए आपको वो कह रहे हैं सेकंड पेंडुलम है, सेकंड पेंडुलम है, इसका मतलब क्या है कि जो उसकी टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड्स है। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूंगा और फॉर्मूला पता है मुझे टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, यही फॉर्मूला होता है। वो मुझसे कह रहा है इट्स लेंथ
ऑन द सरफेस ऑफ मून निकाल के बताइए। आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब जब जो आपके पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो जो कि आपकी ग्रेविटी होगी वो क्या हो जाए 1/6 हो जाए। जब आपकी जो ग्रेविटी है वो 1/6 हो जाए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के बराबर। तो मैं क्या काम करूंगा भाई, मैं सीधा सीधा यहाँ पे ये काम करूंगा कि देखें भाई T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लिखा, एल तो आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ जी की जगह मैं 1/6 पुट कर देता हूँ। मैंने 1/6 पुट कर दिया। अब क्या काम करना है मुझे, अब मुझे ये रूट को ख़त्म करना है तो मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर ओके, पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल, और ये तो हमारे पास इसी तरीके से लिखा रहेगा। अब ये जो देखें ये जो जी है ना ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको मैं ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो जब ऊपर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। देखें ये जी जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई और रूट तो खत्म हो गया क्योंकि हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करी है। ये 4 बन गया, ये भी 4 बन गया, ये बन गया पाई का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे ये एल बन गया और ये 6 बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बना पाई स्क्वायर, तो अब क्या करेंगे भाई, ये बन गया पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, यही बन रहा होगा स्टूडेंट्स। अब क्योंकि जो है हम लोग यहाँ पे सॉरी इस तरीके से नहीं होगा, हमारे पास ये बनेगा, ये पाई स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास 1 बचा हुआ है, तो ये 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर और ये बन रहा होगा मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आप करेंगे 1/6, इस तरीके से इसको जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ रहा होगा। तो देखें इसका आंसर क्या है भाई, 1/6 है। आप इसका आंसर डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं भाई। किस तरीके से मार्क करेंगे, 1/6 पुट कर देंगे। ओके, अच्छा अब जो है हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। तो नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो हमारे पास लिफ्ट के कुछ केसेस हैं, उसको भी देख लेते हैं भाई, लिफ्ट वाले केसेस को। ओके सो स्टूडेंट्स, हमें ये केस याद रखना है। अगर हमारे पास एलिवेटर का केस है, अगर आपके पास कोई भी एलिवेटर है, अब जिसको हम लिफ्ट भी कह रहे होते हैं तो अगर वो आपके पास जो है वो एक्सेलरेटेड अपवर्ड हो रही है, आपके पास जो हमारे पास जो कि कोई भी एलिवेटर है और वो एक्सेलरेट हो रही है अपवर्ड, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमें अगर अपेरेंट वेट या अपेरेंट मास निकालना है तो हम उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं भाई। अगर हमारे पास कोई भी एलिवेटर है और अगर हम उसको फाइंड आउट करना है, तो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमें क्या निकालना है भाई, अपेरेंट वैल्यू ऑफ जी भी निकाल सकते हैं, जो भी अगर आपको निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आप लगाएंगे एम टाइम्स, ये किसके लिए भाई फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है अपेरेंट वेट का, अपेरेंट वेट का। हमें अपेरेंट वेट फाइंड आउट करना है बॉडी, तो हम क्या करेंगे, मास टाइम्स ए प्लस जी। एक्सेलरेशन आपको दी जाएगी, आपको जी की वैल्यू जो है आपको ऑब्वियस है, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी एलिवेटर है और वो एलिवेटर जो है वो क्या हो रही है भाई, अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, अपवर्ड। अगर आपके पास अपवर्ड का केस है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप ये फॉर्मूला लगा रहे होंगे। अगर सोचें इस तरीके से आपसे एमसीक्यू पूछी जाती है, एन एलिवेटर इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी, तो आप ये लगाएंगे। आपके पास कोई भी एलिवेटर है वो अपवर्ड जा रही है, एलिवेटर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपको अपेरेंट वेट निकालना है जिसे हम डब्ल्यू कहते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एम टाइम्स ए प्लस जी। इसके साथ साथ अगेन आपके पास अगर जो है वो आपसे कह रहा है कि अब आपकी एलिवेटर जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अगर नीचे का केस है, आपके पास डाउनवर्ड का केस है, डाउनवर्ड का केस है, तो आप क्या करेंगे, एम टाइम्स ए माइनस जी, भाई ये पुट कर देंगे, सीधा सीधा यही पुट करेंगे ना भाई, यही पुट करेंगे। तो ये इस तरीके से हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, 2 एमसीक्यू आपको बता देता हूँ, आपको मुझे इनका आंसर बताना है। ज़रा मुझे ये बताइए कि इफ़ यू आर इन एन एलिवेटर एंड इफ द रोप ऑफ एन एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड विद द एक्सेलरेशन इट विल ब्रेक। आपकी जो रोप थी ना वो ब्रेक हो गई। आप जो है एलिवेटर में आ रहे हैं और आपकी जो रोप है वो ब्रेक हो गई। अब आपकी जो एलिवेटर है वो जैसे आप जा रहे थे और वो रोप ब्रेक हो गई, तो अब आपका एलिवेटर डायरेक्ट नीचे आ रही है, फ्री फॉल कर रही है। तो उसमें क्या होगा, आपकी जो अपेरेंट वेट होगा वो क्या काउंट किया जाएगा, अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी क्या होगा भाई, बता दूँ आपको, चले बता देता हूँ भाई, 0 होगा।
ज़ीरो होगा। याद रखें ज़ीरो होगा अगर आपकी जो रोप है ब्रेक हो जाए या फ्री फॉल हो रहा हो, तो आपका जो अपेरेंट वेट होगा, जो हमारे पास जो अपेरेंट वेट होगा वो क्या होगा, अपेरेंट वेट आपके पास अपेरेंट वेट ज़ीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कुछ केसेस सीख लिए भाई। ये एलिवेटर के केसेस होते हैं, ये बार बार आपसे पूछ ले जाते हैं, तो मैंने कहा आपको बता दूं। लास्ट टॉपिक क्या है भाई हमारा लास्ट टॉपिक था आर्टिफिशियल ग्रेविटी का। आर्टिफिशियल ग्रेविटी के लिए स्टूडेंट्स ये याद रखें, कुछ फार्मूलाज हैं, इनको आप अगर इससे रिलेटेड आपसे पूछे जाएँ तो आपको ये याद होने चाहिए भाई। बेसिकली आर्टिफिशियल ग्रेविटी को हम यूज़ क्यों करते हैं, क्रिएट क्यों करते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी एस्ट्रोनॉट्स क्रिएट कर रहे थे। एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी को क्रिएट कर रहे थे ताकि जो है वो वेटलेसनेस को क्रिएट कर सकें, ग्रेविटी को ओवरकम कर सकें, जो कि क्योंकि जो है वो हवा में उड़ रहे होते हैं। तो वो वेटलेसनेस को ख़त्म करने के लिए, वेटलेसनेस को ओवरकम करने के लिए हम क्रिएट करते हैं भाई। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों क्रिएट करते हैं भाई हम लोग, वेटलेसनेस को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं। सेकेंड पॉइंट ये याद रखें स्टूडेंट्स कि जो आपके पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी को हम क्रिएट कैसे करते हैं भाई, इसको हम क्रिएट कैसे करते हैं, तो क्रिएट कैसे करते हैं भाई, हम जो है इसको क्रिएट करते हैं इन अ स्पेस क्राफ्ट। जो आपके पास स्पेस क्राफ्ट होता है उसमें, स्पेस क्राफ्ट में हम इसको क्रिएट करते हैं और स्पिनिंग करते हैं, इसकी स्पिनिंग करते हैं, स्पेस क्राफ्ट की स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ओके, ओन एक्सिस। इस तरीके से हम इसको आर्टिफिशियल ग्रेविटी को क्रिएट करते हैं भाई। स्पेस क्राफ्ट में इसको जो है हम क्रिएट करते हैं और उसको कैसे क्या करते हैं भाई, हमने पीछे एमसीक्यू पढ़ी थी, अगर वो सही से सीखिए तो समझ आ गया होगा। जो हम स्पेस क्राफ्ट है उसको उसकी ओन एक्सिस में रोटेट कर रहे होते हैं ताकि जो है हम वेटलेसनेस को जो है वो ओवरकम कर सकें। अच्छा, इसके कुछ फार्मूलाज हैं वो याद रखें। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, कराची बोर्ड में नहीं है, लेकिन जो है ये कराची बोर्ड की जो न्यू बुक है उसमें आ चुका है, तो याद रखें भाई। क्योंकि जैसे ये उन्होंने आपका जो चैप्टर है ना, ये इसकी जो एक टॉपिक है, जो हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी का टॉपिक है, पूरा चैप्टर नहीं डाला, आर्टिफिशियल ग्रेविटी का थोड़ा सा टॉपिक जो है उन्होंने उसमें डाल दिया आपके रोटेशनल मोशन में, जो कि आपका जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर में उसमें डाला भाई इन्होंने, तो ये याद रखें। ओके, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का। किसका होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये। इसके साथ साथ ये याद रखें कि अगर जो है हमें स्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, स्केप वेलोसिटी, तो स्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो फार्मूला यूज़ करते हैं 2gm/R। ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, हमने ये सीख लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने अपने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है, इस तरीके से ये चैप्टर पढ़ाया है कि अगर आप इस लेक्चर को सही से देख लेते हैं और पास पेपर्स के एमसीक्यू उससे प्रैक्टिस कर लेते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो, आपके पास इस चैप्टर से एमसीक्यू आएगी तो आप इजीली इसको कवर कर लेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, लेक्चर आप लोग देख लेते हैं, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास टाइम कम होता है क्योंकि वो लास्ट में लेक्चर देख रहे होते हैं, तो फिर आपको ये करना है, लेक्चर अच्छे तरीके से देख लें, फिर आप पास पेपर्स की प्रैक्टिस लाजमी करें जिनमें जो है इन तरीके के एमसीक्यूज हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं ख़त्म होती है। अच्छा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, वो इससे बेनिफिट ले सकें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।